इस लाइव सेशन में आपको दो शायरों के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करूंगा। दो शायरों के ताल्लुक से कुछ बताऊंगा आपको। पहला शायर जो मेरी आज मौजूद गुफ्तगू है, मेरे लिए बना है, वो है हजरत फिराक गोरखपुरी, जिनका नाम रघुपति सहाय था और फिराक उनका तखल्लुस था। दूसरे शायर जो जिनका ताल्लुक हमारे शहर कानपुर से, उनका नाम है फना निज़ामी कानपुरी। फिराक गोरखपुरी साहब एक प्रोग्राम के सिलसिले में हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज में मुशायरे के सिलसिले में आए हुए थे। ये वाक़या डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की किताब शहर अदब में दर्ज है और मैं इसको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप देखें, समझें कि शायर जब बालाकत हो जाता उसका, या वो बड़ा शायर शुमार होने लगता है अपनी शायरी की वजह से, अपने आहंग, फिक्र और तगज़्ज़ुल के रंग के सबब से, तो वो मिजाजन भी उसका अच्छा होना लाजमी होता है। लेकिन कुछ लोगों पर अदब या शायरी इतना गालिब हो जाती है कि वो मिजाजन इतना खूबसूरत नहीं होते हैं। मुलाज़ा फरमाए कि फिराक गोरखपुरी साहब हलीम मुस्लिम पीजी के मुशायरे में कानपुर में तशरीफ़ लाए हुए थे। ये किस्सा पूरा बता रहे हैं डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब। वो कह रहे हैं कि मैं उस मुशायरे में मौजूद था, मेरे ही साथ वो हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज गए और उस वक्त प्रिंसिपल थे रिजवी साहब। उन्होंने अपने ऑफिस में फिराक साहब के ठहरने का क़याम किया और वहाँ एक चारपाई, एक आरामदेह बिस्तर डाल दिया ताकि फिराक साहब वहाँ पे आराम फरमा सकें, और कुछ कुर्सियाँ रख दी। तो ये एहतमाम उन्होंने किया। बकौल मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के कि मैं फिराक साहब को देखता रहा, वो जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुए चुप थे और बेचैन कैफियत में थे, मुस्तरिब थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ दीवारों को तक रहे थे, दीवारें देख रहे थे। दीवारों पर या दीवार पर रिजवी साहब की तस्वीर आवेजा थी, उनको देख रहे थे और खामोश होके एकदम तक दो टूक तक रहे थे। तो कुछ देर बाद रिजवी साहब उस ऑफिस में दाखिल हुए। उन्होंने फिराक गोरखपुरी साहब से कहा कि हजरत, आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची, आप आराम से हैं, मुतमईन हैं? तो फिराक गोरखपुरी साहब ने कहा, नहीं, मैं एकदम मुतमईन हूँ, आइए तशरीफ रखें, बैठें। तो रिजवी साहब ताबेदाराना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गए। फिराक साहब ने दीवार की तरफ इशारा किया और कहा, बरखुरदार, ये जो दीवार पर तस्वीर आवेजा हैं, ये आपकी हैं? तो रिजवी साहब ने सर को हिलाते हुए कहा, जी हाँ हजरत, ये मेरी तस्वीरें हैं। तो फिराक साहब का इतना सुनना ही था कि उनका लहजा करप्ट हो गया और चेहरे के अंदाज बदल गए। अचानक वो कहने लगे कि मियाँ, आपका चेहरा तो चुकंदर के जैसा है और तस्वीरें इतनी लगा रखी कमरे में, ऑफिस में। रिजवी साहब ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। आगे फिराक साहब फरमाते हैं कि आपको किसने प्रिंसिपल बना दिया था?
आपको किसने प्रिंसिपल बनाया। और रिजवी साहब ये सब बात झेल रहे थे। और एक रिजवी ही साहब क्या, उनके मासरीन में न जाने कितने ऐसे लोग थे जो फिराक साहब को ऐसे ही बर्दाश्त करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लहजा, ये मिजाज में जो खुनकी है, ये रघुपति सहाय की नहीं है, फिराक गोरखपुरी की है, जो एक अजीम शायर था। आज मैंने ये वाकया सुनाना आपको इसलिए बेहतर समझा क्योंकि यह हमारे वाकया हमारे कानपुर से जुड़ा हुआ था, और जहां हम सब लोग ने तरबियत पाई। हलीम मुस्लिम पीजी हमारी दरसगाह है, जहाँ मैं भी तालिब इल्म था, जहाँ से मैंने BA किया, MA किया और बहुत कुछ सीखा। तो मैं अपना फर्ज समझता था कि इस ताल्लुक से आपको ये वाकया शेयर करूं। दूसरा वाकया है फना निज़ामी साहब का। फना निज़ामी साहब का नाम, असल नाम मिर्ज़ा निसार अली बेग था। मिर्ज़ा निसार अली बेग था और तखल्लुस उनका फना था। 1922 में कानपुर में वो पैदा हुए और 1988 में कानपुर में उनका इंतकाल हुआ। निहायत शरीफ और संजीदा और खूबसूरत आदमी थे। कभी भी अंग्रेजी लिबास जेबतर नहीं किया। कुर्ता पाजामा शेरवानी ये उनका मखसूस लिबास था। पान खाने के बहुत शौकीन थे, पान खाना पसंद फरमाते थे और पूरे हिंदुस्तान में क्या, खलीजी ममालिक में भी, बैरूनी ममालिक में भी तो बहुत इज्जत के साथ बुलाए जाते थे और बहुत इज्जत के साथ लोग उनको सुनते थे, एतमाद के साथ, एहतराम के साथ। उनकी शोहरत बहुत थी। कानपुर का पहला नाम ऐसा ये फना निज़ामी साहब का था जो मुशायरे के हवाले से कानपुर में मुशायरे के हवाले से इतना मशहूर था। कानपुर उन्हीं की वजह से इतना सुरखरू हुआ। उसके बाद तो बहुत से शायर मशहूर हुए कानपुर के, लेकिन पहला नाम फना निज़ामी साहब का था जो इतना मशहूर था। अफसोस ये है कि उन्होंने अपना शेरी मजमुआ नहीं शाये कराया। अब उसके पीछे क्या मसलहत है कि क्या वजह थी, ये अल्लाह ही जाने, या उनके घर वाले जाने, या उनके माशरीन जाने। लेकिन अगर उनका मजमुआ आ जाता तो तालिब इल्मों के लिए, नए आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर काम आता। लोग पढ़ते उसको और फना निज़ामी किस तरह से शेर कहते थे, किस आहंग से कहते थे, क्या लहजा रखते थे, तशबीहात उनकी क्या थी, इस्तिआरे कैसे इस्तेमाल करते थे, ये हम और आप सीख सकते थे, नए लोग सीख सकते थे। बहरहाल ये हमारी बदबख्ती है कि हम फना निज़ामी साहब के शेरी मजमूए से इस्तेफादा नहीं ले सके क्योंकि मजमूआ ही नहीं शाया हुआ था। दूसरा, फना निज़ामी साहब के बहुत शेर मशहूर हैं। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। पहला शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। तो दूसरा शेर देखें, तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। और दूसरा शेर है कि सब होंगे उससे अपने तारुफ की फिक्र में, सब होंगे उससे अपने तारुफ की फिक्र में, मुझको मेरे सुकूत से पहचान जाएगा, खामोशी से। सब होंगे उससे अपने तारुफ की फिक्र में, मुझको मेरे सुकूत से पहचान जाएगा, मुझको मेरे सुकूत से पहचान जाएगा। सब होंगे उससे अपने तारुफ की फिक्र में, मुझको मेरे सुकूत से पहचान जाएगा। और तीसरा शेर देखें,
मुझको मेरे सुकूत से पहचान जाएगा, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। और एक गजल मैं आपको फना निज़ामी साहब की के सामने पेश करता हूँ, फना निज़ामी साहब की पेश करता हूँ। आप देखें उनकी इस गजल से उनके कद का अंदाजा करें कि कितने अच्छे शायर थे। कि घर हुआ, गुलशन हुआ, सहरा हुआ, घर हुआ, गुलशन हुआ, सहरा हुआ, हर जगह मेरा जुनू रुसवा हुआ। घर हुआ, गुलशन हुआ, सहरा हुआ, हर जगह मेरा जुनू रुसवा हुआ, हर जगह मेरा जुनू रुसवा हुआ। और मतलब सानी मुलाजा फरमाए कि गैरते अहले चमन को क्या हुआ, गैरते अहले चमन को क्या हुआ, छोड़ आए आशियां जलता हुआ। गैरते अहले चमन को क्या हुआ, छोड़ आए आशियां जलता हुआ। ये मतलब बहुत खूबसूरत है। और कहा यह जाता है कि अच्छे शेर की तशरीह नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरा शेर नहीं है, फना निज़ामी साहब का मतला है, तो मैं कर सकता हूं ताकि आप उसकी रूह, शेर की रूह तक, मतले की रूह तक पहुंचे। इस मतले में उन्होंने आज़ादी के ताल्लुक से, जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, उसके ताल्लुक से ये बात उन्होंने कही। 1947 में के बाद जब हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ के लोग वहां जब चले गए, पाकिस्तान में बस गए, और कैसे कैसे हालात थे उस वक्त हिंदुस्तान के। अफरा तफरी का माहौल था, खोरेजी का माहौल था, अजीब अजीब से वसवसे फैले हुए थे। तो उन पर तंज करते हुए फना निज़ामी साहब ने ये मतला पढ़ा था। उस वक्त कहा था कि गैरते अहले चमन को क्या हुआ, जिस घर में रहते थे आप, उस घर में आग लग गई या उस घर के माहौल बदल गए, वो घर रहने लायक नहीं हुआ, तो आपने वो घर छोड़कर दूसरा घर बना लिया, और जो वहां उस घर में और लोग रह रहे हैं उनका इस बारे में सोचा ही नहीं। गैरते अहले चमन को क्या हुआ, छोड़ आए आशियां जलता हुआ, छोड़ आए आशियां जलता हुआ, और रहता है मैखाने ही के आसपास, रहता है मैखाने ही के आसपास, शेख भी है आदमी पहुंचा हुआ। रहता है मैखाने ही के आसपास, शेख भी है आदमी पहुंचा हुआ। और शेर मुलाजा फरमाए दोस्तों, कितना खूबसूरत शेर देखें, मैं पढ़ने जा रहा हूं कि ज़ब्ते गम से नाजुक ज़ब्ते गम की बात है, गम से नाजुक ज़ब्ते गम की बात है, गम से नाजुक ज़ब्ते गम की बात है, ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ। गम से नाजुक ज़ब्ते गम की बात है, ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ, ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ। और शेर मुलाजा फरमाए, ये भी है दरिया, इसी गम को, इसी मजमून को और आला दर्जे से नज्म किया है, आला सिफात देकर नज्म किया है और आगे बढ़ाया है। मुलाजा फरमाए, गम से नाजुक ज़ब्ते गम की बात है, ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ, पुरशिशे गम आप रहने दीजिए, पुरशिशे गम आप रहने दीजिए, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ। पुरशिशे गम आप रहने दीजिए, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ। मैं देख रहा हूं कि कुछ हजरात ने कमेंट किया है, उसमें फिरोज मलिक साहब का मैं नाम देख रहा हूं, अतीक फतेहपुरी साहब मुझे वॉच कर रहे हैं। अतीक भाई की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम। फिरोज साहब, मलिक बल्लामपुरी साहब एक अफसाना निगार हैं बहुत उम्दा, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं।
और ये सैयद राशिद हामिद साहब की खिदमत में सलाम करता हूँ कि आप लोग मुझे वॉच भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। आप लोग का शुक्रिया। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और एम शुएब गुल मेठी साहब का मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ तो देखिएगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने माशाल्लाह कहा। भाई बहुत शुक्रिया आपका मेठी साहब। और मैं आगे बढ़ाता हूँ ये गज़ल फना निज़ामी साहब की कि गैरते अहले चमन को क्या हुआ, छोड़ आए आशियां जलता हुआ, गम से नाजुक ज़ब्ते गम की बात है, ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ, ये भी है दरिया मगर ठहरा हुआ, पुरसिशे गम आप रहने दीजिए, पुरसिशे गम आप रहने दीजिए, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ, ये इमारत एक इबादत गाह थी, ये इमारत एक इबादत गाह है, ये इमारत एक इबादत गाह है, इस जगह एक मैकदा था क्या हुआ, ये इमारत एक इबादत गाह है, इस जगह एक मैकदा था क्या हुआ, इस जगह एक मैकदा था क्या हुआ। अतीक भाई बहुत शुक्रिया, आपने फिर से कमेंट किया है और मैं आपका कमेंट सही तौर पे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कासिर हूँ पढ़ने से, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह लाइव सेशन खत्म होने के बाद आपको शुक्रिया अदा करूंगा। और अतीक भाई ने लिखा है इस कमेंट में अपने, मजमुआ क्यों शाया नहीं हो पाया, इसकी मसलहत उनके साहबजादे थे, लेकिन इसके बावजूद जिगर एकेडमी ने किताबचे के शक्ल में शाया हुआ है, इसको तरतीब इशरा जफर साहब ने बहुत दिया है और बहुत मेहनत की है। मैं ये बताने ही वाला था अतीक भाई, अच्छा हुआ आपने कमेंट में इससे बता दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फना निज़ामी के ताल्लुक से, फना निज़ामी साहब के ताल्लुक से जिगर एकेडमी चमनगंज की एक फाल तंजीम है जो पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है अदबी सरगर्मियों के हवाले से अपनी। उन्होंने फना निज़ामी के ताल्लुक से एक किताब शाया की जिसका नाम था फना निज़ामी फन और शख्सियत, जिसे तरतीब दिया इशरत जफर साहब ने, और जिसके तरतीब के साथ जो जिनके निगरानी में काम हुआ वो थे हमारे शायर फतेहपुरी साहब, वहाँ के सेक्रेटरी थे उस तंजीम के, और इशरत जफर साहब ने तरतीब दी। बहुत उम्दा किताब है, अगर आपको फना निज़ामी साहब के अशार के पढ़ने हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात करना है, तो आप ये किताब अगर आपको मिल जाए तो पढ़िए। इसका नाम है फना निज़ामी फ़न और शख्सियत। तो मैं गज़ल पढ़ रहा था कि पुरसिशे गम आप रहने दीजिए, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ, और आगे कहा कि ये इमारत एक इबादत गाह है, इस जगह एक मैकदा था क्या हुआ। और आखिरी मक्ते में कहते हैं, इस तरह रहबर ने लूटा कारवां, इस तरह रहबर ने लूटा कारवां, है फना रहजन को भी सदमा हुआ, इस तरह रहबर ने लूटा कारवां, है फना रहजन को भी सदमा हुआ। अब एक मेरा सवाल है, मुमकिन है कि आप मेरी इस्लाह फरमाएंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस्लाह फरमाएंगे कि शुएब गुलमेठी साहब का शुक्रिया, उन्होंने माशाल्लाह किया है। सैयद हुसैन मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मैं वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कहा है बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया। कमाल वारसी साहब एक अहम शायर हैं जो आजकल मसाइल में खूब पढ़ रहे हैं, वो मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक दूसरे मोबाइल से ये पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट। फना निज़ामी साहब अपने नाम के तखल्लुस के आगे निज़ामी लगाते थे। मैं जहाँ तक कामयाब हो सका हूँ तो मुझने ये मालूम किया है कि फना निज़ामी साहब मुमकिन है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, मुमकिन है उस हवाले से वो अपने नाम के आगे निज़ामी लगाते हों, या जिन साहब को मालूम हो कि वो अपने नाम के आगे निज़ामी क्यों लगाते थे, क्योंकि उनका नाम तो मिर्ज़ा निसार अली बेग था, फना उनका तखल्लुस था, निज़ामी किस लिए लगाते थे। तो मुमकिन है कि वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सबब से
वहाँ से बैत हूँ, इसलिए वहाँ लगाते हो, वहाँ के मुरीद हो। अगर कोई साहब मेरे ये सवाल सुन रहे हो, वो मेरी इस्लाह फरमाएं, जिनको मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि फना निज़ामी साहब अपने नाम के आगे निज़ामी क्यों लगाते थे। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपके सामने रूबरू रहूँगा और आपसे किसी कानपुर के किसी और शायर को आपके सामने उनके शेरी कलाम, उनकी किताब के हवाले से, उनके रंग आहंग और फ़िक्र के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। कानपुर की अदबी सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू करूँगा और कानपुर के कितना अजीम है, कैसे कैसे शायर यहाँ पैदा हुए हैं, कितने मुनफरिद लबो लहजे के शायर पैदा हुए इस सरजमीन में थे एक ही वक्त पे। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आपने मुझे सुना, आपने मुझे देखा, आपने मेरी बातों को तवज्जो से कमेंट भी किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका शायर नूरैन फैज़ाबादी। इंशाअल्लाह शनिवार यानी शनिचर के दिन रात 10 बजे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लाइव सेशन के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब।